सुहानी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे फोटो खींचते हुए वीडियो बनाते हुए बोलने लगा, अगर यहाँ पे कोई जिन्न है तो मेरे सामने आ जाए। तो उसकी नज़र एक कोने पर जाती है कमरे के, तो उसे कोने में ऐसा लगता कोई एक 6.5-7 फीट की आकृति, चौड़ी लंबी और एकदम से खूंखार टाइप की खड़ी हुई है। ये जिन्न इसे अपने साथ लेकर ही जाएगा, क्योंकि अभी इसके शरीर से खेल रहा है, बाद में इसकी आत्मा से खेलेगा और आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आपका मेरे एक और वीडियो में। मेरा नाम नितिन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट हॉरर चैनल जिसका नाम है नितिन डार्क स्टोरीज़। और आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो कहानी एक बार फिर से एक जिन्न की कहानी है और ये एकदम रियल घटना पर आधारित है। रियल घटना ही है, किसी ने मुझे शेयर की थी, मेरे जानने वाले हैं वो, और दिल्ली से ही हैं। जैसा कि आप सबको पता, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। और जो हमारे जिन्होंने ये कहानी बताई है वो सब्सक्राइबर नहीं है, वो मेरे एक नोन है बहुत पुराने, और उन्होंने बताई थी कहानी। एक्चुअली ये 4 फ्रेंड्स होती हैं, 4 लड़कियाँ होती हैं और इनमें चारों के नाम मान लो हम रख लेते हैं। एक का नाम माया, एक का निशा, एक का नैना और एक का सुहानी। तो ये कहानी है सुहानी की। तो सुहानी अपने चारों दोस्तों के साथ एक बार प्लान करते हैं कि यार काफ़ी दिन से कहीं घूमने नहीं गए हैं। ग्रेजुएशन इनकी हो गई थी और ये मतलब 22 साल की है सुहानी, और ग्रेजुएशन की हो गई थी तो इन्होंने सोचा कि चलो कहीं घूमने चला जाए। तो ये चारों फ्रेंड मिलके गर्ल्स ट्रिप का प्लान बनाती हैं कि चलो हम चारों मिलके चलते हैं और या तो पहाड़ों पे चलेंगे या फिर राजस्थान साइड बहुत सारे किले हैं तो उसे एक्सप्लोर करते हैं। हमें बढ़िया वीडियो बनाएंगे, फ़ोटो वगैरह खींचेंगे और वापस अपना दिल्ली आ जाएंगे जब हमारी ट्रिप पूरी हो जाएगी। तो ये चारों फ्रेंड मिलके एक प्लान बनाते हैं और चारों उस पर एग्री कर देते हैं कि चलो ठीक है। जब ये चारों रेडी हो जाते जाने के लिए, ये अपना होटल वगैरह बुक करते हैं और अपनी एक कैब बुक करके दिल्ली से राजस्थान निकल जाते हैं। तो ये राजस्थान में कई जगह एक्सप्लोर करते हैं। पहले भानगढ़ वगैरह जाते हैं और फिर उसके बाद ये अजबगढ़ फोर्ट वगैरह घूमते हैं। फिर इन्हें अचानक से आता है कि चलो बूंदी साइड, बूंदी ज़िले के पास बहुत सारे पुराने किले हैं और बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हैं तो एक्सप्लोर करते हैं। तो वहाँ से ये लोग कैब बुक करके बूंदी निकल जाते हैं। तो जिस कैब से ये लोग जा रहे होते हैं, तो जो इनकी फ्रेंड सुहानी की फ्रेंड जो नैना होती है वो कहती है कि सुहानी, मैंने वहाँ के बारे में सुना है कि वहाँ पर जिन्नों का वास है बहुत ज़्यादा, और अगर वहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा सुरक्षित रहना मुश्किल है, इसलिए हम सुबह जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। अभी लड़कियां होती हैं और थोड़ा सा इन चीज़ों में बिलीव भी करती हैं, तो इन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा दिन वहाँ पर, बहुत लेट नाइट तक या लेट इवनिंग तक वहाँ पर नहीं रहेंगे, और जैसे ही हमारा वहाँ पे एक्सप्लोर कंप्लीट होगा, जैसे हम फोटो वगैरह, अपना वीडियो वगैरह ग्राफी जो भी करेंगे वो करने के बाद हम फटाफट वापस आ जाएंगे। हमें ज़्यादा वहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करना है। अब ये प्लान करने के बाद ये लोग जब जा रहे होते हैं कैब से, तो कैब ड्राइवर एक बूढ़े व्यक्ति होते हैं। तो कैब ड्राइवर से सुहानी, वो कैब ड्राइवर ही पूछ देते हैं सुहानी से कि सुहानी आप, मतलब बेटा आप लोग क्या कहाँ घूम रहे हो? तो उन्होंने बोला कि अंकल जो वो किले हैं, और जो एक पर्टिकुलर किले का नाम बताया, तो वहाँ पे जाना है। तो अंकल ने कहा बेटा वो जगह थोड़ी सी सही नहीं है, संभल कर जाना और संभल कर आना, और बहुत ध्यान देने की चीज़ है। वहाँ पर किसी भी चीज़ को ऐसे टच मत करने लग जाना, कोई भी चीज़ से आप मजाक या छेड़खानी बिल्कुल भी मत करना, अपना जो भी काम है और दिन के दिन ही वापस आ जाना। तो ये लोग हंसने लगते हैं कि अरे अंकल इतना भी नहीं है, इतना भी डरने की बात नहीं है, और ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं। अब कैब वाले अंकल से बोल देते हैं कि आप वेट करो, हम अपना जब आएंगे। पूरे दिन के लिए कैब बुक की हुई होती है। तो ये जैसे ही किले में जाते हैं वहाँ फ़ोटो वगैरह शूट करना शुरू कर देते हैं। फ़ोटो शूट इनका चालू हो जाता है, वीडियोग्राफी इनकी चालू हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सुहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले डिस्कस कर लेते हैं। सुहानी अपने पेरेंट्स की इकलौती लड़की है और उसके माँ बाप काफ़ी रिच हैं और साउथ दिल्ली में ही रहते हैं, और इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। और सुहानी को सबसे ज़्यादा जो शौक़ था वो था परफ्यूम का। उसे परफ्यूम, महंगे से महंगे परफ्यूम यूज़ करने का बड़ा शौक़ था। मतलब उसका एक परफ्यूम 15-20 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये का परफ्यूम यूज़ करती थी। और
ये शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती इसलिए बनने वाली थी कि जो जिन होते हैं, जो भी एंटिटीज़ होती हैं, वो थोड़ा सा फ्रेगनेंस पे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ये आप सबको पता होगा, आप सबने सुना होगा कि जो भी जिन है या जो भी आत्माएं हैं, भूत प्रेत आत्माएं हैं, वो फ्रेगनेंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और इन्हें तो शौक था परफ्यूम का, तो इन्होंने एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी का परफ्यूम लगाया हुआ था, जिसकी मतलब एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होता है ना, एक तो माइल्ड होता है, और वो लगाया हुआ था जो इनका फेवरेट था। सुहानी का, सुहानी कहती कि मेरा फेवरेट परफ्यूम मैंने अपना अप्लाई किया हुआ था, और उससे ये रहता था कि मैं अगर नहा भी लूँ ना तो भी 2-3 दिन तक उसकी खुशबू नहीं जाती थी, इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम था। 35,000 के आसपास का परफ्यूम था, तो वो इन्होंने लगाया हुआ होता है। और ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे वहाँ पर। तो अब जैसे आप लोगों ने भी एक चीज़ नोटिस की होगी, जब 4-5 दोस्त होते हैं या 4-5 लड़कियाँ होती हैं तो इनकी मस्ती बहुत अलग लेवल पे होती है। तो जब ये सारा जिन के बारे में डिस्कस करते हुए आ रहे थे, जिन्नों के बारे में डिस्कस करते हुए आ रहे थे, तो सुहानी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो यहाँ पर जाके ऐसे फ़ोटो खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए बोलने लगे, अगर यहाँ पे कोई जिन्न है तो मेरे सामने आ जाए। तो सुहानी इस तरह से बोलती है कि अगर कोई जिन्न है मेरे सामने आ जाए। अब ये उसे लगा कि उसने तो मजाक में किया है, बट उसे ना कुछ फिर थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे फ़ोटो ये लोग खींच रहे थे, इन्हें 3-4 बज गए शाम को, तो सुहानी को ना बड़ा कहती मुझे बड़ा अनईजी सा फील होने लग गया। मतलब भारीपन सा नहीं होता है, जैसे उलझन होनी शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि मैं इतनी देर से यहाँ पे घूम रही हूँ और थकान भी है, और क्या है, धूप इतनी तेज़ है, और राजस्थान की धूप ऐसी तेज़ होती है, तो शायद डिहाइड्रेशन या कुछ गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इसलिए हो रहा है। तो कहते हैं कि हम जब उस किले के अलग अलग कोनों पर एक्सप्लोर कर रहे थे, तो एक कोना ऐसा था जहाँ पर अंधेरा था। तो जब हम वहाँ पे गए वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने मेरे बालों पर उंगली फेरी हो, और किसी एक हैवी सी सांस लेने की आवाज़ उसके कान के पास उसे सुनाई दी। तो जैसे उसने कैमरा घुमा के पीछे देखा, तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि शायद मेरा भ्रम होगा, हवा चली होगी, या कोई पक्षी वगैरह उड़ के गया जैसे मेरे बाल उड़े हैं। तो बात को आई गई कर देती है, और फिर आधे घंटे बाद ये लोग वापस वहाँ से अपना आते हैं और कैब में बैठते हैं और वापस आ जाते हैं। कैब वाले से बात करते हुए कि हमने बहुत मस्ती की, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ अफवाह है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो कैब वाले कहते हैं बेटा, कई बार अफवाह नहीं, सच्चाई भी होती है, और अगर आपको नहीं मिला कुछ ऐसा और आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, भगवान की आप पे बहुत कृपा है, आप अच्छे बच्चे हो, सीधे अपना घर जाओ यहाँ से, और इन सब चीज़ों में मत पड़ो। भूत प्रेत आत्माएँ कभी भी सही नहीं होती हैं। अगर एक बार किसी के पीछे लग जाएँ तो उसका पीछा कई सालों तक नहीं छोड़ती हैं, अगर अच्छे से उसकी पूजा पाठ या उतारा वगैरह ना किया जाए। हालांकि अब ये डर तो गई थी सुहानी कि उसके साथ जो एक छोटी सी घटना हुई थी, कहीं ना कहीं दिमाग में उसके चल ही रही थी कि ऐसा अचानक से कैसे हो सकता है। फिर ये लोग अपना वहाँ पे थोड़ा बहुत जो और घूमते हैं, 1-2 दिन घूमने के बाद अपना वापस दिल्ली आ गए सारे के सारे, और दिल्ली आ गए और सब अपने अपने घर में अपने अपने कामों में बिजी हो गए। तो सुहानी कहती कि 3-4 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा। 5वीं रात को मैं सोने के लिए गई हुई थी, और मुझे ऐसा फील होने लग गया जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है और कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, और बहुत इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि मेरे पेरेंट्स मेरे कमरे में आ गए। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने बोला कोई था, अभी कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ था और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं यहाँ तो बेटा कोई नहीं है, उन्होंने सब देखा, कोई नहीं दिखा उन्हें वहाँ पे। तो कहती नहीं, आप मेरा विश्वास करो, ऐसा था कि कोई जैसे मेरा गला दबा रहा, और मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, और ये कमरे देखो आप लोग, एसी नहीं चल रहा है फिर भी इतना ठंडा है। तो कहते बेटा आप बारिश का टाइम है, तुमने शायद एसी चलाया हो, बंद कर दिया हो, तो तुम्हें नहीं पता है, या तुम सपना देख रही होगी। लेकिन सुहानी को अच्छी तरह से पता था ये सपना नहीं था, हकीकत थी, क्योंकि वो उस समय उसके हिसाब से, सुहानी कहती कि मैं जाग रही थी, और जागते जागते ही मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई मेरे ऊपर आके मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। तो कहते मेरे मम्मी ने वहाँ पे एकदम से गायत्री मंत्र वगैरह चला दिया फ़ोन में, और थोड़ी देर मेरे पास बैठी रही और मुझे सुला के वो चली गई। तो रात में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैंने देखा मेरे गले पर नीले निशान थे। मैंने तुरंत जाके अपने घर वालों को वो चीज़ दिखाई। तो कहते मेरे पापा मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेके, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनके पास लेके गए। तो उन्होंने पूरा चेकअप वेकअप किया, और कहते कि ये शायद तुम्हारे किसी दुपट्टे से या किसी तरह से खींचने से इस तरह से दाग बन गया है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चेकअप वगैरह जो भी उन्होंने किया, कहता सब कुछ एकदम परफेक्टली फाइन है, तुम्हें ज़रूर कोई भ्रम हुआ होगा। तो सुहानी कहती जब इतने लोग बार बार एक चीज़ बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे भरोसा ऐसे होने लगता है कि शायद मेरा भ्रम ही हुआ होगा, और उस भ्रम के चक्कर में शायद मैंने इस तरह की चीज़ें हेलुसिनेट की हैं, इस तरह की चीज़ें देखने की कोशिश करी हैं। फिर कहती कि लेकिन वो कोई पहली बार तो था नहीं,
अगले दिन फिर मेरे साथ ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई। अब बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होने लग गई थी और मैं डेली अपने पेरेंट्स से भी ये चीज़ डिस्कस करती थी, बट पेरेंट्स जब आते तो उन्हें कुछ नहीं दिखता, तो उन्हें ये लगा कि शायद इसके साथ कुछ मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी ले गए और उन्होंने वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट वगैरह करवाया और मेरा एमआरआई वगैरह सब कुछ हुआ था, बट कभी कुछ निकला नहीं उसमें। और साइकोलॉजिस्ट ने भी सीधे बोल दिया कि ये पूरी तरह से ठीक है, इसमें मतलब इसे कोई मेंटल इश्यूज़ नहीं है। कहते लेकिन मेरे हर रात इंटेंसिटी चीज़ों की बढ़ती जा रही थी। अब एक रात मैं सो रही थी, अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है अपने कमरे में, और अचानक से मैं जैसे ही आँख खोल के देखती हूँ कि एसी मैंने ऑन कर रखा है या कम पे कर रखा है, तो मैं जैसे एसी बंद करने की लौटी देखता एसी तो पहले से बंद है, तो इतनी ठंड जुलाई के महीने में कैसे हो सकती है। ये सोचकर वो उसकी नज़र एक कोने पर जाती है कमरे के, तो उसे कोने में ऐसा लगता कोई एक 6.5-7 फीट की आकृति चौड़ी लंबी और एकदम से खूंखार टाइप की खड़ी हुई है, डार्क में अंधेरा, उसका सिर्फ साया दिख रहा है, कोई फेस कोई स्किन उसकी नहीं दिख रही है। ये देखकर कहती मैं बहुत ज़ोर से डर जाती हूँ और जैसे मैं चिल्लाने की कोशिश करती हूँ वो साया मेरे पास आता है और मेरा मुंह एक हाथ से दबा देता है और मेरी आवाज़ मेरे गले में ही घुट के रह जाती है। मैं सिर्फ गूं 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 इस तरह से करती हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही होती है गले से। और फिर वो साया मेरे ऊपर आ जाता है और मेरे शरीर से खेलना शुरू कर देता है, सिर्फ खेलता है मेरे शरीर से, मेरे साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करता है। और जब मैं जिससे बहुत ज़्यादा डरने लगती हूँ, रोने लगती हूँ, तो मैं मनी मन भगवान को याद करती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रहा होता है। फिर अचानक से पता नहीं क्या उसके दिमाग में आता है कि वो एकदम से चला जाता है। अब ये चीज़ कुछ ऐसी हो गई थी और जब मैंने बार बार अपने घर वालों को भी बताया था, वो भी मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें बताने का, अब मुझे इससे अकेले ही डील करना है। और कहते कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई, बहुत ज़्यादा रोई मैं पूरी रात। और सुबह जब घर वालों ने देखा, बोला क्या हुआ बेटा, तो मैंने कहा नींद नहीं आई, तो उन्होंने भी बात को आया गया कर दिया कि शायद नींद नहीं आई होगी इसलिए इसका ये हाल हो रखा है। फिर कहती है कि अगली रात, अब क्या है कि चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अगली रात कहती मैंने गायत्री मंत्र चला के मैं सो गई, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई और मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। लगभग रात के 2:17 के आसपास मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो मैंने जैसे ऊपर देखने की कोशिश की तो मुझे एक बहुत ही भयानक चेहरा, बहुत ही भयानक शरीर मुझे अपने ऊपर फील हुआ। और तभी अचानक मेरा ध्यान अपने ही शरीर पर गया, तो मुझे अचानक से ये देखने को मिलता है कि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और जो वो आकृति है मेरे साथ बहुत दर्द भरे तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से मेरे साथ संभोग करने की कोशिश कर रही है। मैंने उससे लड़ने की कोशिश की, मैंने उसे फाइट करने की कोशिश की, मैंने उसे हटाने की कोशिश की, ना तो मेरी आवाज़ निकल रही थी, ना ही मेरे हाथ पैर काम कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद वो जो आत्मा थी, वो जो जिन्न था, वो कहता है कि उसने मेरे साथ दुराचार करना शुरू कर दिया, संभोग करना शुरू कर दिया और वो मेरे अंदर घुस गया जैसे होता है नॉर्मली। कहती मुझे इतना भयंकर दर्द हो रहा है और मैं पूरी तरीके से रोए जा रही हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, सिर्फ आंसू बहे जा रहे हैं। और ये सिलसिला बहुत घंटों तक चला, इतना चला कि मेरी बॉडी से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, मेरे पूरे शरीर पर खरोंच के निशान डाल दिए उसने और गर्दन के नीचे ही इसने सारे निशान डाले जो कपड़ों से हाइड हो सके। उसके दिमाग में पता नहीं क्या था, या उसने मेरे दिमाग पर भी कब्जा कर लिया था, मुझे नहीं पता। बट उसने मेरे जगह जगह नाखून मारे, जगह जगह मुझे काटा, मेरे पूरे शरीर पर सुबह जब मैंने देखा नीले निशान पड़े हुए थे। और कई घंटों के संभोग के बाद जब वो गया तो मैं पूरी तरह से टूटी हुई, दर्द में कराती हुई और मैं सो गई। मैं अगले दिन बहुत देर से उठी और जब उठी और मैंने जब शीशे में अपने आप को देखा तो मुझे यकीन हो चुका था कि ये कोई सपना नहीं था, ये कोई मेरा भ्रम नहीं था, ये कोई वहम नहीं था, ये वो जिन्न ही था जो मेरे साथ संभोग कर रहा था पूरी रात। अब क्या हुआ कि ये चीज़ का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। अब पूरी रात वो सुहानी के साथ संभोग करता है और थोड़ा सा जब और टाइम बीतता है तो वो दिन में भी इसके पास आने लगता है। दिन में जैसे ही सुहानी अकेली होती थी अपने कमरे में या किचन में कहीं भी, तो उसे उस जिन्न की प्रेजेंस फील होनी शुरू हो गई। वो कभी भी आता था, उसके अंगों से खेलता था, उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता था, उसके ब्रेस्ट एरिया को छेड़ता था। कहती मुझे ऐसा फील होता था, लिटरली फील होता था कि जैसे कोई ये चीज़ पुश कर रहा है बहुत ज़्यादा। और कहती कि अब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई जैसे मुझे कोई बीमारी लग गई है। मेरे आंखें एकदम काली होनी शुरू हो गई थी, बाल झड़ने शुरू हो गए थे और मैं पूरे टाइम पड़ी रहती थी। ना मुझे कुछ खाने का मन करता था ना पीने का। अगर कुछ खाती पीती भी तो उल्टी हो जाती थी। मेरा बस ये था कि अब ये मर जाएगी।
तो सुहानी वो मतलब जब ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी, तो जब एक दिन अपने दोस्तों से मिलती, उन्हीं चारों दोस्तों से जो उसके साथ गई थी, माया, नैना और जो एक और उनकी फ्रेंड थी निशा, तो जब उससे मिलती है तो वही चीज़ बताती कि उसके फ्रेंड पूछते क्या हुआ तुझे, तबीयत नहीं तेरी सही, क्या हो गया अचानक से ऐसी कितनी बदल गई है तू। तो सुहानी कहते मैंने रोते रोते सारी बातें अपने दोस्तों को बता दी कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। ये सुनते ही सारे के सारे फ्रेंड मेरे बहुत बुरी तरीके से डर गए और उन्हें फिर वो किले वाली बात याद आई कि जब हम किला गए थे और वहाँ पर तूने हंसी मजाक में बोल दिया था अगर यहाँ पे कोई जिन्न है तो आ जाए, तो शायद कुछ ना कुछ वहीं से हुआ है। उसने कहा हाँ वहीं से हुआ है और वो मेरे पीछे मेरे घर तक आ गया है और डेली अब मेरे शरीर से वो खेलता है और अपनी प्यास बुझाता है। तो अब जब ये जिन्न की बात आई तो फिर ये चारों दोस्त इनके घर आते हैं और उसके पेरेंट्स से सारी बात स्ट्रिक्टली बताते हैं। पेरेंट्स भी अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा ट्रस्ट करने लग गए थे, हो ना हो इसके ऊपर ऊपर का कुछ है। तो इनके जो पापा होते हैं उनके एक दोस्त होते हैं, मुस्लिम दोस्त होते हैं, तो उस दोस्त के पास ये जाते हैं और कहते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ, इसने एक जिन्न को छेड़ दिया था और शायद ये जिन्न उसके ऊपर आ गया है। तो जब उस मुस्लिम दोस्त को था तो वो किसी मौलवी के पास इन्हें लेके जाते हैं, पूरी फैमिली को इनके, और मौलवी देखते ही समझ जाता है कि इसके ऊपर कोई जिन्न का साया है। तो वो जैसे ही कुछ उनका जो अपना तरीका होता है, कुरान की आयतें वगैरह पढ़ के झाड़ फूँक वगैरह जैसे वो शुरू करते हैं तो इसका बॉडी एकदम से तड़पने लगता है बहुत ज़्यादा। और ये तो जिन्न बताता है कि वो मौलवी बताता है कि इसके ऊपर एक बहुत ही भयानक जिन्न आया हुआ है और इस चीज़ को लगभग 1.5 महीने हो गए हैं। अगर तुमने इसका इलाज अभी नहीं करवाया तो ये कभी भी मर सकती है। जिन्न इसे अपने साथ लेकर ही जाएगा क्योंकि अभी इसके शरीर से खेल रहा है, बाद में इसकी आत्मा से खेलेगा और आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो सुहानी कहती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत बुरी तरीके से रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ इसे सही कर दो। कहते हैं मौलवी साहब ने काफ़ी कुछ झाड़ फूँक की, कुछ मुझे पानी सा पिलाया और एक ताबीज़ भी बना के दी कि इसे पहन के रखो और सब सही हो जाएगा। कहते वो ताबीज़ पहन के मैं घर आ गई। एक आध हफ्ते तक तो सब सही चला, लेकिन एक हफ्ते बाद ताबीज़ पहनने के बावजूद सुहानी कहती कि मेरे ऊपर से वो फिर से आना शुरू हो गया जिन्न, और इस बार जब आया तो पहले से ज़्यादा एग्रेसिव होकर आया था और अब मुझे 24 घंटे वो दिखाई देता। मैं अपने पेरेंट्स से बोलती भी थी कि वहाँ पे कोई खड़ा है, उन्हें नहीं दिख रहा लेकिन मुझे दिख रहा होता था। वो जैसे ही मैं कमरे में अब तो मेरी मम्मी मेरे साथ सोने लग गई थी, लेकिन जब मम्मी सो रही मेरे साथ में तो होता ये था कि मम्मी बेहोश है पूरी रात और वो जिन्न पूरी रात मेरे साथ खेल रहा है, मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मेरे साथ संभोग कर रहा है, मुझे मारपीट कर रहा है, मेरे निशान पड़ रहे हैं। और जब सुबह मम्मी को दिखाती थी, मम्मी कहती मैं तो मुझे होश ही नहीं रहा, मुझे में कब नींद आ गई। मतलब वो जिन्न इसकी मम्मी को बेहोश कर देता था, कुछ भी कर देता था अपने हिसाब से, जो भी वो अपना वशीकरण वगैरह करके, जो भी इनको होश में नहीं रहता था। तो ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई फिर मौलवी के पास गए। मौलवी कहता है कि मैंने अपना सब कुछ कर दिया है, अब आपको किसी बड़े आलिम को बुलाना पड़ेगा जो इसे अच्छे से देख रेख करेगा। तो एक बहुत ही बुजुर्ग आलिम बुलाए जाते हैं जो इनके मौलवी के गुरु होते हैं, जो भी होते हैं। अब मुझे इतना नॉलेज है नहीं, उसने बताया था कि आलिम आए थे और उन्होंने कुरान की बहुत सारी आयतें पढ़ी और बहुत तरीके से इसको सही किया। कहते मैं पूरी तरह से, उसके बाद ये लगा कि चलो थोड़ी देर बाद जब वो मुझे ठीक कर रहे थे, जब मेरे ऊपर वो आयतें वगैरह पढ़ रहे थे और मेरे झाड़ फूँक कर रहे थे, उतारा कर रहे थे, उस समय मेरे आवाज़ से उसी जिन्न की आवाज़ आनी शुरू हो गई और वो पूछते हैं कि कौन है तू, बता और क्या चाहिए तुझे। तब पहली बार उस जिन्न ने अपना नाम जफ़र बताया और उसने बताया कि वो कैसे 18वीं शताब्दी में वहाँ पर उस किले में मर गया था और उसके बाद से उसकी आत्मा वहीं पर, वो जिन्न बनता है और उसकी आत्मा वहीं पर भटक रही है तब से। और कहते इस लड़की, इसका दिल बहुत साफ़ है, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। और इसने जब मुझे बुलाया तो एक इनविटेशन मुझे मिल गया और इसके शरीर से इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी जो मुझे इसके पास आने से रोक नहीं पाई। तब इसे याद आया सुहाने को कि हाँ मैं परफ्यूम लगा गई थी, जो मेरी बहुत बड़ी गलती, पहली गलती ये थी कि मैंने परफ्यूम लगाई थी और दूसरी गलती ये थी कि मैंने बिल्कुल भी एक जो सबसे बड़ी गलती की, उसे इनवाइट कर लिया कि आप मेरे पीछे आ जा और अगर है तो मेरे सामने आ जा। और जिन्न सच में था और वो सामने भी आ जाता है और इसकी ये हालत करता है। तो आलिम जब उसे बहुत अच्छी तरीके से झाड़ फूँक कर देते हैं तो वो सुहानी कहती है मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। और इस चीज़ को धीरे धीरे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, पूरा महीना निकल गया और मुझे किसी भी तरह का कोई भी ऐसा मतलब कोई साया नहीं दिखा, मुझे अपने शरीर पर कोई भी निशान नहीं दिखे और मुझे ये भी नहीं हुआ कि जैसे मेरे कोई
शरीर पे कट लग रहा है और मैं पूरी तरह से रिकवर, मैंने वेट गेन करना भी शुरू कर दिया, जो मेरा वेट कम हुआ था, और डार्क सर्कल वगैरह थोड़े थोड़े जाने शुरू हो गए, हेयर फॉल भी रुक गया। लेकिन 1 महीने बाद पता नहीं अचानक से क्या होता है, वो जिन फिर से वापस आ जाता है, और इस बार इतनी गुस्से में आता है कि उसको ये था कि बस कैसे भी करके 1-2 दिन के अंदर मुझे मारकर मुझे अपने साथ ले जाएगा। उसने बहुत गंदे तरीके से दिन में हर टाइम मेरे साथ संभोग करना शुरू कर दिया। मेरे बाल खींचता था, मुझे काटता था, नोचता था, नाखून मारता था। इस तरह से कहते कि वो आत्मा मुझे प्रताड़ित करना उसने बहुत गंदे तरीके से शुरू कर दिया। तो पापा ने फटाफट उन्हें फ़ोन लगाया मौलवी साहब को कि वो आलिम साहब को दोबारा बुलाना पड़ेगा, बेटी के साथ फिर से वही दिक्कत होनी शुरू हो गई है। तो उधर से मौलवी काफ़ी उदास आवाज़ में बोले कि उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी और उन्होंने अब अपना शरीर छोड़ दिया है, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। जो आलिम थे वो काफ़ी वृद्ध थे, और तो इस वजह से उनकी एक एज पूरी हो गई थी, तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर मेरे पापा बहुत बुरी तरीके डर गए और उन्होंने अपने कई दोस्तों से मदद मांगी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कहते मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो सीपी के हनुमान मंदिर में वहाँ के पुजारी भी हैं। तो जब उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुरंत इसे लेके मेरे पास आ जाओ और इसी मंदिर में लेके आ जाओ, जो सीपी में गुरुद्वारे के पास में जो हनुमान मंदिर है। तो मेरे पापा तुरंत वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर कहते हैं कि फिर मेरे बहुत बड़ी एक मेरी पूजा शुरू कराई गई, जिसमें मेरा उतारा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। और मुझे कई दिन के लिए बोल दिया कि अपने घर में मत रहना, यहीं इस मंदिर के प्रांगण में आप लोग, जो उनका कमरा बना हुआ होता है पुजारियों को, उन्हें एक कमरा दे दे कि यहीं पर रखो, इस मंदिर में कभी कोई नहीं आ सकता है। तो जब मैं वहाँ पर थी, तो जब पूरी तरह से एक पूजा वगैरह शुरू की गई, तो फिर जब मुझे ये हो गया कि मुझे एक रक्षा सूत्र से बांध दिया गया कि जब ऐसा हो गया कि अब मुझे कोई नहीं छू सकता। लेकिन कहते जैसे ही आप लोग घर जाओगे इसके ऊपर दोबारा से हमला हो सकता है, क्योंकि वो जो जिन्न है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और वो किसी के कब्जे में इतना आसानी से नहीं आएगा। तो फिर जब मंदिर से पूजा होकर जब मुझे एक तरह से सुरक्षित करके जब मुझे घर लाया गया, तो वो पंडित जी 5 लोगों को लेकर आते हैं, जो पांचों बहुत ही प्रकांड पंडित होते हैं, बहुत ही हनुमान के परम भक्त होते हैं, जो ब्रह्मचारी पंडित होते हैं। उन 5 पंडितों ने एक घर पे बहुत बड़ा हवन कुंड बनाया और मेरे नाम का एक बड़ा हवन वहाँ पर आयोजित किया गया, जहाँ पर बहुत सारी आहुतियाँ दी गई और बहुत सारी चीज़ें की गई। तब मेरे अंदर वो जिन्न पूरी तरीके से आता है और फाइट करना शुरू करता है इन लोगों से, बोलता है कि तुम लोगों में से कोई भी इसे नहीं बचा पाएगा और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, तुम लोग जो मर्जी कर लो। जब वो आलिम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तुम क्या बिगाड़ पाओगे। तो पंडित जी हंसते हुए बोले कि आलिम ने तुझे रोक तो दिया था, तो उसकी मौत के बाद ही तो आया है, और अगर वो नहीं बिगाड़ पाए तो ऐसे ये कैसे तुमने बोल दिया। कहते हम हनुमान जी के भक्त हैं, तुम्हारा तो हम वो हाल करेंगे कि तू आज के बाद किसी के ऊपर जाने की सोचेगा भी नहीं। ये बोलकर 5 पंडितों ने उसे एक बहुत ही बड़ा हनुमान जी का वहाँ पे पाठ करवाया गया। पहले सुंदरकांड हुआ, हनुमान चालीसा कई बार गाई गई, उसके बाद बजरंग बाण का पाठ हुआ, हनुमान अष्टक का पाठ हुआ, जिसकी बाद से वो आत्मा, जो जिन्न की आत्मा होती, वो कहते वो पूरी तरह से मेरे शरीर से निकल गई। और वो पंडित जी एक मटका लेकर आए थे और उस मटके में उन्होंने उस जिन्न को कैद किया और उसे ऊपर से बांध दिया लाल धागे से, और कहते इसे ले जाकर हम ऐसी जगह विसर्जित करेंगे, ऐसी जगह गाड़ेंगे कि तू जीवन भर कभी नहीं निकल पाएगा। और उसके बाद वो पूजा पाठ वगैरह संपन्न होने के बाद जब वो मटका लेकर चले गए, तो कहती मैं पूरी तरह से उसके बाद ठीक हो गई। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे ऊपर कभी ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है। और पंडित जी बताते हैं कि मटका उन्होंने ले जाकर जमुना जी के किनारे कहीं गाड़ दिया है ज़मीन में बहुत गहरा करके, सो दैट कभी वो बाहर ना निकले। और कहता अगर वो बाहर निकल भी आया तो अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम्हारे पास हनुमान जी की शक्ति है। और उन मेरे घर को पूरी तरह से अभिमंत्रित कर दिया है। एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति लगाएगी हमारे घर में, और उसके अलावा हमारी जो रिंग डोरबेल है वो भी राम नाम की बना दी गई है। जैसे कोई डोर बजाता है तो राम राम बजता है। और हमारे घर में डेली रोज़ नियम से हनुमान चालीसा का पाठ होता है। पाठ ऐसे होता है कि टीवी पे चला देते हैं और वो चलती रहती है। तो जैसे ज्यूक बॉक्स होता है जिसमें हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, ये सारा होता है, वो सारा कहता है जब तक पूरा बज नहीं जाता हमारी टीवी बंद नहीं होती है। और ये रोज़ सुबह का नियम है। पापा कहते उठते हैं सुबह, नहा धो के सबसे पहले वो प्ले कर देते हैं, जिससे पहले पूरा घर में पॉजिटिविटी रहती है। और कहती है कि सोने उसके बाद से तो मैंने कभी भी कहीं भी आना जाना इस तरह से बंद कर दिया, जो सुनसान जगह होती हैं या फिर कुछ जहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर बुरी आत्माओं का वास है, तो मैं भूल कर भी वहाँ नहीं जाती हूँ। हालांकि अब मैं सुरक्षित हूँ इन सारी चीज़ों से, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर मैंने ऐसी जगह पर जाना पूर्णतया बंद कर दिया है। और कहते मुझे उसी दिन यही सीखने को मिला कि कभी भी अगर आप ऐसी जगहों पर जा रहे हो तो
खुशबू का यूज़ करने से बचो, फ्रेगनेंस का यूज़ करने से बचो, और कभी भी किसी भी आत्मा को मजाक में भी मत छेड़ो। कहते हम चारों फ्रेंड ऐसे थे कि हमें ये था चलो कुछ नहीं होता, देखा जाएगा यार, हल्का फुल्का तो भरोसा था, लेकिन ये नहीं था कि एकदम से कोई मेरे सामने आ जाएगा। और उसके बाद जब मेरा शरीर इस तरह से उसने ख़राब किया, उस आत्मा ने, इस जिन ने इस तरह से ख़राब किया, तब मुझे यकीन हो गया कि भाई ऐसा होता है। जब मेरे, और मैं कहते अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे घर पे आके मेरे पेरेंट्स को समझाया और उन्होंने ये बात मानी, और तब जाके मुझे मौलवी के पास ले गए। मौलवी से रास्ता आलिम का मिला, जिसकी वजह से मैं ठीक हुई पूरी तरह से। और कहते कि अगर वो जो बुजुर्ग वाले मौलवी साहब थे, अगर वो जीवित होते तो शायद दोबारा वो मेरे ऊपर ना आती। उन्होंने जो मंत्र या जो शक्ति पड़ी थी शायद उनकी साथ ही ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो मेरे ऊपर आ गया था। लेकिन वो तो शुक्र है उनका, जो हनुमान जी के मंदिर के जो पंडित जी हैं, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से सही किया, और आज मैं पूर्णतः सही हूँ, मेरी पूरा शरीर रिकवर हो गया है। और ये बात कहती है कि मैंने बस की, आपको जानती हूँ, आपके दोस्त हूँ, तो मैंने आपको ये डिस्कस कर दी, बट ऐसी चीज़ें कभी डिस्कस नहीं की जाती हैं, और क्योंकि अगर करा तो फिर शादी विवाह इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। कहते लेकिन मुझे ये भी था कि लोगों को भरोसा होना चाहिए कि जिन या बुरी आत्माओं को कभी इस तरह से नहीं छेड़ना चाहिए किसी लड़की को कि उसके पीछे पड़ जाए और उसके साथ दुराचार करे, उसके साथ संभोग करे, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दे। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जय बजरंगबली लिख दीजिए। जय श्री राम। और मिलते अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम।